नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पहले बहराइच पहुंचे, जहां बहराइच के बेड़नापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 352 करोड़ रुपए की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस जनसभा में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं शामिल रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया और सीएम योगी ने कहा कि कनेक्टिविटी अब और भी आसान हो गई है, क्योंकि अब बहराइच विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। राज्य सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न केवल हर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, बल्कि स्थानीय विरासत, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों को भी मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में लव कुश की जन्मस्थली सीताद्वार पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्रावस्ती में भी मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की झड़ी लगाते हुए यहां करीब 396 करोड़ रुपए की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का संकल्प विकास और विरासत के संतुलन के माध्यम से हर जिले को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 21 जुलाई को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने को मंजूरी मिली है। पहला एक्सप्रेसवे प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे होगा और इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और इसकी कुल लंबाई 117 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं के ईपीसी मोड में निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। और इसके अलावा महिला कल्याण, सचिवालय प्रशासन, गृह विभाग, उच्च शिक्षा, राज्य कर परिवहन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पास हुए। बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी मोहर लगी। विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान राज्य सरकार अपने विधायी कार्य निपटाएगी। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद फैसलों की आधिकारिक जानकारी भी दी गई। योगी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री आवास में आमोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमोत्सव में प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया का स्वागत किया। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों से मुख्यमंत्री का सीधा संवाद हुआ और इस दौरान आम की मिठास के साथ साथ यूपी के विकास और कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन को नई दिशा मिली है। इस दौरान पत्रकारों ने सीएम से धार्मिक पर्यटन से लेकर कानून व्यवस्था तक सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित आमोत्सव संवाद और सौहार्द का मंच बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति से समृद्ध उत्तर प्रदेश कौशल विकास के माध्यम से न केवल विकसित प्रदेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे कम से कम एक कौशल अवश्य सीखें और प्रदेश और समाज की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पारंपरिक कौशल और आधुनिक तकनीक के समन्वय पर विशेष बल दिया है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज स्किल स्टेट के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई जैसे आधुनिक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और निवेश और रोजगार के नए अवसरों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इन प्रयासों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आधुनिक उद्योगों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। बलरामपुर जिले के गेसड़ी इलाके में उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक कथित एजेंट को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि गेसड़ी थाना क्षेत्र के जमदरा गांव में एटीएस ने कथित आईएसआई एजेंट शहरेज अहमद 29 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शहरेज अहमद की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक अहमद मुंबई में रहकर कढ़ाई का काम करता था और फेसबुक और सिग्नल ऐप के जरिए आईएसआई के संपर्क में आकर आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रच रहा था। उन्होंने बताया कि अहमद को राजस्थान के श्रीगंगानगर से हथियार और विस्फोटक जुटाने का काम दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में लखनऊ के एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर एक मालगाड़ी के 6 लदे हुए डब्बे पटरी से उतर जाने से रेल यातायात प्रभावित हो गया। हादसे के बाद उत्तर रेलवे ने कई
एएमयू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द और आंशिक रूप से रद्द और मार्ग परिवर्तित कर संचालित किया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे की टीमें तत्काल बहाली कार्य में जुट गई ताकि प्रभावित रेलखंड पर जल्द से जल्द सामान्य परिचालन शुरू किया जा सके। इस घटना के कारण कुल 53 ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों का मार्ग बदला, कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया और कुछ का संचालन आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया। आगरा में जीवा ज्वेलरी शोरूम को एक गिरोह ने निशाना बनाया, लेकिन वे आगरा पुलिस के चंगुल से बच नहीं सके। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड पर स्थित जीवा ज्वेलरी शोरूम में चोरी का मामला सामने आया था और शोरूम मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शोरूम में रखे सोने चांदी के आभूषण और लाखों की नकदी चोरी हो गई। और इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी में चोर कैद हो गए और इसके बाद पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो चोरों ने बताया कि यह नेपाल की सीमा के पास स्थित एक गांव के रहने वाले हैं और उस गांव में ज्यादातर लोगों ने मिलकर एक गिरोह बना लिया है और फिर गिरोह को चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। जीवा शो को, जो कि एक ज्वेलरी कंपनी है, यह गिरोह देश के अलग अलग जिलों में स्थित सिर्फ इसी कंपनी के शोरूमों को निशाना बनाते थे और इन शोरूमों में से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो जाते थे। आगरा में चोरी करने से पहले ये शातिर दिल्ली के रोहिणी और प्रीत विहार में स्थित जीवा ज्वेलरी शोरूम में और गाजियाबाद में स्थित जीवा ज्वेलरी शोरूम को निशाना बना चुके थे। उनके बाद उन्होंने आगरा के स्टोर को निशाना बनाया। उनके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 1,18,000 रुपए, 35,000 नेपाली करेंसी, 6 मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। एक बड़ा खुलासा आपके द्वारा किया गया, क्या कुछ मामला है, किस तरह की चीजें? देखिए, अभी 7/8 की रात में एक सूचना हम लोगों को सुबह 9:30-10 बजे के आसपास मिली थी कि एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक स्टोर है जीवा नाम से, जहां पर कुछ लोगों ने, उनके मैनेजर ने बताया कि कुछ लोग रात में इसमें घुसे हैं और घुसने के बाद उन्होंने कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी जो वहां पर थी उसकी चोरी की है। हमारी टीमें तत्काल इस पे काम कर रही थी और जब हमने इस पे काम करते हुए देखा तो वहां पर हमें 2-3 लोग स्टोर के अंदर घुसते हुए दिखे। हम लोगों ने जब उनको ट्रैक किया तो ट्रैक करने के बाद जब सारी चेन जुड़ी तो हमने ये पाया कि ये लोग ट्रेन से आए थे और ट्रेन से अंबिकापुर एक्सप्रेस से ये चढ़े और चढ़ने के बाद यहाँ पर सदर में उतरे और फिर ऑटो करते हुए जीवा ज्वेलरी शॉप पे गए और वहाँ जाने के बाद इन्होंने उसके, क्योंकि उसकी वल्नरेबिलिटीज से ये वाकिफ़ थे और पहले भी इस तरह की घटनाएं कर चुके थे, तो वहाँ पे इन्होंने बारिश का दिन चुना और चुनने के बाद आधे घंटे के अंदर अपने लोग अंदर घुसा के वहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जब लौटने की हम लोग फुटेजेस देख रहे थे, हमारी टीम इस पे काम कर रही थी, तो हमने ये पाया कि ये ट्रेन से न लौट के ये सब बिहार के रहने वाले थे, पूर्वी चंपारण के, और वहाँ पर बिल्कुल नेपाल से लगे हुए एक गाँव में रहते थे और जो भी माल इनको मिलता था, जो इन्होंने पुरानी चोरियाँ की थी, वो भी वो नेपाल में बेचते थे। हमारी टीम इनको ट्रैक करते हुए जब वहाँ तक पहुँची तो इसमें से हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और इनके कब्जे से हमने काफ़ी मात्रा में माल बरामद किया है, जिसमें करीब 120 ग्राम गोल्ड है, पीली धातु, जो 24 कैरेट प्योरिटी का है और लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, 35,000 रुपये नेपाली मुद्रा, 6 मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड हमने इनसे बरामद किया है। इसमें अभी 2 लोग जिनके नाम छोटू और रियाज हैं, ये वांछित हैं, ये भी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनकी गिरफ्तारी शेष है और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो एक मंडी से दूसरी मंडी और वहां से छोटे शहरों और मेडिकल स्टोर तक दवाओं की आपूर्ति कर रहा है। राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नामचीन कंपनियों की नकली दवाएं यूपी के रास्ते नेपाल और बांग्लादेश तक पहुंच रही हैं। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में हुआ है। एफएसडीए की टीम द्वारा इस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है और पिछले महीने भर में करीब 20 करोड़ रुपए की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। 50 से अधिक मेडिकल स्टोर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कई जिलों में लगातार छापेमारी चल रही है। दवा कारोबारियों का अनुमान है कि बाजार में 40% तक नकली दवाएं मौजूद हैं। एफएसडीए की जांच के अनुसार महराजगंज और सिद्धार्थनगर के रास्ते नकली दवाओं की खेप नेपाल भेजी जा रही है और इसी तरह वाराणसी से बिहार और पश्चिम बंगाल तक दवाएं पहुंचती हैं, जहां पैकेजिंग बदलकर उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता है। सूत्रों के अनुसार जांच में कई दवाओं के नमूनों में
दवा का अंश के ना के बराबर मिला है और आशंका है कि जल्द एक्सपायर होने वाली दवाओं पर नया रैपर चढ़ाकर उन्हें बाजार में उतारा जा रहा है। एफएसडीए के उपायुक्त ने कहा कि नकली दवाओं का नेटवर्क खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। यूपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। खासकर बरेली, लखीमपुर खीरी, रामपुर, शाहजहांपुर जैसे जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आज मंगलवार को प्रदेश के 18 जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहीं 45 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। कुल मिलाकर ऐसे 63 जिले हैं जहां बारिश या अति बारिश हो सकती है। साथ ही लगभग 60 जिलों में गरज चमक और वज्रपात की भी चेतावनी है। सोमवार को तराई के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। बरेली में सर्वाधिक 174 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में जुलाई के दौरान मानसूनी बारिश ने कमी पूरी कर ली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।